हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, राधे राधे। आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रतिष्ठा हिंदी ज्ञानधारा में। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। और साथ ही साथ ये भी आशा करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा जो भी क्लासेस दी जा रही हैं वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही है और आपके लिए काफ़ी जो है हेल्पफुल भी हो रही होंगी। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा। इसका पद्य भाग आज यहीं से शुरुआत होगी और यहाँ से हम देखेंगे कि सबसे पहले जो है हिंदी साहित्य इतिहास जो लिखा गया था उसकी जो शुरुआत हुई थी वो कहाँ से हुई थी। आज यहाँ से हम इस टॉपिक को पढ़ना शुरू करेंगे। और ये जो मैं वाचन शुरू कर रही हूँ, अगर बात की जाए ये किस पुस्तक से है तो आप देख सकते हैं सामने ऊपर ही जो है थंबनेल में मैंने लगा दिया है। ये सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे की पुस्तक है और ये पुस्तक हर हिंदी की तैयारी करने वाले हर छात्र के पास होगा। तो और अगर किसी के पास नहीं है तो वो मार्केट में आसानी से इसको खरीद सकता है। बहुत महंगी नहीं आती है ये पुस्तक, आप आसानी से खरीद सकते हैं। ये है तो गाइड के रूप में, लेकिन बहुत अच्छी है। तो उसी से मैंने अपनी सीरीज स्टार्ट की है। और बात की जाए हिंदी भाषा विज्ञान की, तो उसका जितना भी टॉपिक था वो मैंने पढ़ा दिया है। अगर आप में से किसी ने नहीं पढ़ा है तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे जो भाषा विज्ञान वाली प्लेलिस्ट पड़ी है वहाँ पे आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो आज से हम शुरुआत करते हैं हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा। तो आइए चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। आप सभी से गुजारिश है कि आप सभी बने रहिएगा, क्योंकि आज से जो हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। हर एक लाइन से बहुत ही अच्छे प्रश्न बनते हैं और यहाँ से प्रश्न हमेशा पूछे भी जाते हैं। तो आराम से धैर्य बनाए रखे हुए सारे लाइनों को आप पढ़िएगा और दिमाग में बिठाते चलिएगा। कोशिश मैं करूँगी कि इसी क्लास के दौरान आपको हर एक लाइन अच्छे से याद भी हो जाए। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं, पहला पॉइंट दिया गया है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास फ्रेंच विद्वान गारसादा तासी ने किया था। क्या समझ में आ रहा है? जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा जा रहा था उसमें अगर बात की जाए कि हिंदी साहित्य इतिहास लिखने का जो सबसे पहले प्रयास किया गया था वो एक फ्रेंच विद्वान ने किया था। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बात हो रही है, जैसे हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं ना, तो हिंदी साहित्य इतिहास की जब शुरुआत हुई थी तो इतिहास को लिखने का जो प्रयास सबसे पहले किया था कि इसको मतलब लिपिबद्ध किया जाए, वो प्रयास सबसे पहले एक फ्रेंच विद्वान के द्वारा किया गया था। और उनका नाम क्या था? उनका नाम था गारसादा तासी। ये ध्यान रखिएगा। तो ये प्रश्न बनता है कि सबसे पहला प्रयास इतिहास लेखन का किसके द्वारा किया गया था? तो वो है गारसादा तासी। और वो कैसे विद्वान थे? वो एक फ्रेंच विद्वान थे। अब जब वो फ्रेंच विद्वान हैं तो वो जब कोई रचना लिखेंगे तो वो अपनी भाषा में लिखेंगे। तो आप कह सकते हैं कि गारसादा तासी ने जो इतिहास लिखा था सबसे पहले, उसकी जो भाषा थी वो फ्रेंच भाषा थी। ठीक है, आसानी से याद भी रहेगा। और देखिए अगले पॉइंट में लिखा भी है, गारसादा तासी ने अपनी पुस्तक की रचना फ्रेंच भाषा में की। क्यों? क्योंकि ये फ्रेंच विद्वान थे और फ्रेंच विद्वान है तो इनकी भाषा भी फ्रेंच रही होगी और इन्होंने जो रचना की वो उसी भाषा में की। अब जैसे आप हिंदी के हैं तो जब आप कोई रचना करेंगे तो आप हिंदी में ही करेंगे ना। जितना बेहतर आप हिंदी में कर पाएंगे उतना अच्छे से आप इंग्लिश में नहीं कर पाएंगे। तो जिसका जो जहाँ का होता है, जिसकी जो भाषा होती है वो सबसे अच्छा उसी भाषा में अपनी रचनाओं को करता है कि उसमें उसको हर चीज़ पता होती है। तो ऐसे ही आप इनको ध्यान रखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, तासी ने अपनी पुस्तक का नाम इस्तवार दाला लिटरेच्योर हिंदुस्तानी रखा। अब देखिए, जो सबसे पहला प्रयास किए थे फ्रेंच विद्वान थे, उनका नाम था गारसादा तासी। ये हमें समझ में आ गया। उन्होंने उस पुस्तक में जो भाषा का प्रयोग किया था वो फ्रेंच भाषा थी। अब प्रश्न उठता है कि उस पुस्तक का इन्होंने नाम क्या दिया था। जैसे आप कोई अगर पुस्तक की रचना करते हैं, कुछ लिखते हैं तो उस पुस्तक को कुछ नाम देते हैं ना,
कि समझ में आए कि अच्छा ये किस चीज़ से रिलेटेड है। तो इन्होंने क्या नाम दिया था उस पुस्तक का? उस पुस्तक का नाम दिया था इस्तवार दाला लिटरेच्यूर एंदुई हिंदुस्तानी। ये इनके पुस्तक का नाम है, पूछा जाता है। इसको मैं प्रयास कर रही हूँ आपको एक स्टोरी के माध्यम से हर एक पॉइंट को समझाना, तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, स्टोरी से कनेक्ट करते हुए चलेंगे तो कभी भी प्रश्न आएगा तो आप गड़बड़ नहीं करेंगे, समझिएगा। अब देखिए ये इनकी पुस्तक है, अगर कभी भूल जाइए ये पुस्तक किसकी है तो कैसे याद रखेंगे। यहाँ पे देखिए गार्सा दा तासी, दा और ता आपको दिख रहा है, इनके ग्रंथ में इस्तवार दा और ला दिख रहा है, तो दा ला दा ता मिलता जुलता है ना, मिलता जुलता है कि नहीं। तो फौरन इस शब्द को पकड़िएगा और कनेक्ट कर दीजिएगा इन्हीं से कि इन्हीं की पुस्तक है। आसानी से रटने की बहुत ज़रूरत नहीं है, समझ में आ जाएगा। आगे देखिएगा, कहते हैं कि यह पुस्तक 2 भागों में विभक्त है। जो तासी ने अपनी पुस्तक की रचना की थी वो पुस्तक 2 भागों में विभक्त है, जिसका प्रकाशन क्रमशः 1839 ईस्वी तथा 1847 ईस्वी में हुआ। कहते हैं कि जो तासी की पुस्तक थी वो 2 भागों में विभक्त थी, ठीक है। इसका जिसका प्रकाशन जो है वो पहला जो है 1839 में हुआ, दूसरा 1847 में। आगे देखिएगा, यह ग्रंथ ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की प्राच्य साहित्य अनुवादक समिति की ओर से पेरिस में मुद्रित की गई। प्रश्न बनता है कहाँ पे मुद्रित की गई थी, तो पेरिस में, ठीक है। याद रखिएगा, पहला प्रयास किया गया था, फ्रेंच विद्वान थे, और कहाँ पे मुद्रित हुई थी तो पेरिस में। पहला प्रयास पेरिस में मुद्रित, कनेक्ट है, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट क्या दिया है? अगला पॉइंट है इस्तवार दाला लिटरेच्यूर एंदुई हिंदुस्तानी दूसरे संस्करण में 3 भागों में विभक्त हो गया। इनका जो दूसरा संस्करण आया वो 3 भागों में विभक्त हुआ, जिसका प्रकाशन सन 1871 में हुआ। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये लाइन नहीं लिखी है, इनका जो दूसरा संस्करण आया था वो 3 भागों में विभक्त हुआ था। तो ये जो 1871 है ना, ये इनका तीसरा भाग है, और इसका जो पहला और दूसरा भाग था वो 1870 में हुआ था, मैंने साइड में लिख दिया है, और जो तीसरा भाग था वही 1871 में है। तो याद रखिएगा, इन्होंने जो पुस्तक लिखी थी वो पुस्तक जो है 2 भागों में विभक्त हुई थी। जो पहला भाग था वो 2 भागों में था, 1839 और 1847, और जो दूसरा संस्करण आया, ये दूसरा संस्करण जो है ये 3 भागों में विभक्त हुआ, और 3 भागों में जो विभक्त हुआ तो इसका पहला और दूसरा संस्करण जो है 1870 में आया, और जो तीसरा वाला है वो 1871 में आया। तो अभी आपको इनके बारे में सारी चीज़ें समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, तासी ने अपनी पुस्तक में हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण अंग्रेजी वर्ण क्रमानुसार किया था। याद रखिएगा, जब तासी ने अपनी पुस्तक लिखी थी, क्योंकि इन्होंने सबसे पहला प्रयास किया था हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने में, तो इन्होंने क्या किया था, हिंदी और उर्दू के जो कवि थे उनका जो विवरण हुआ था वो अंग्रेजी वर्ण क्रमानुसार किया था। यानी कि आ से नहीं नाम रखा गया था, ए से नाम रखा गया था। ए अल्फाबेट वाले पहले थे, बी वाले उसके बाद थे। मतलब कि अंग्रेजी वर्ण क्रमानुसार जो है इन्होंने उर्दू और हिंदी के कवियों को स्थान दिया था। ये भी प्रश्न बनता है बहुत अच्छे से, तो ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, गार्सा दा तासी के ग्रंथ में कुल 738 कवि हैं, जिनमें हिंदी के 72 तथा शेष उर्दू के कवि हैं। तो तासी ने जो ग्रंथ लिखा था उसमें टोटल कितने कवियों की बात की गई थी? 738 कवि उस ग्रंथ में शामिल थे, और कहते हैं कि उसमें इन्होंने बस हिंदी के 72 कवियों को रखा था, बाकी जितने कवि थे वो आपके उर्दू के कवि थे। केवल 72 कवि हिंदी के थे। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है, ये भी लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट पॉइंट है, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने तासी के ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से प्रकाशन सन 1952 ईस्वी में कराया।
आप जानते हैं जब ताज़ी ने अपना ग्रंथ लिखा था, उनके ग्रंथ का नाम है इस्तवार दाला लिटरेच्योर एंदुई हिंदुस्तानी। इस ग्रंथ को जब इन्होंने लिखा था तो ये फ्रेंच भाषा में था, ठीक है। फिर एक विद्वान आते हैं, ठीक है, जिनका नाम था लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। ये क्या करते हैं, उनके फ्रेंच भाषा में जो लिखी गई पुस्तक थी उसका ये हिंदी में अनुवाद करते हैं। और जब हिंदी में अनुवाद करते हैं तो ये नाम बदल देते हैं। नाम क्या कर देते हैं, हिंदुई साहित्य का इतिहास, ये नाम कर देते हैं, ठीक है। और इसका प्रकाशन कब करते हैं, जब ये हिंदी में अनुवाद करते हैं तो इसका प्रकाशन 1952 ईस्वी में हुआ था। देखिए, जब कोई विदेशी अपने पुस्तक का, आप ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं कि जब कोई विदेशी व्यक्ति ये इंडिया में आके अपने पुस्तक का जो है प्रचार करना चाहेगा या प्रकाशन कराना चाहेगा तो उसको लक्ष्मी की आवश्यकता होगी। किसकी आवश्यकता होगी, लक्ष्मी की। लक्ष्मी से याद रहेगा लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, ठीक है। इससे आप थोड़ा सा कनेक्ट करके भी याद रख सकते हैं। इतनी बातें समझ में आई। आगे देखिएगा, तासी की पुस्तक इस्तवार दाला लिटरेच्योर एंदुई हिंदुस्तानी में एंदुई के लिए हिंदवी यानी कि ये हिंदी का शब्द है, और हिंदुस्तानी के लिए हिंदुस्तानी यानी कि ये उर्दू का शब्द है, अर्थ प्रयुक्त होता है। क्या समझ में आ रहा है, जो तासी की पुस्तक है उसका नाम है इस्तवार दाला लिटरेच्योर एंदुई हिंदुस्तानी। इसमें जो एंदुई शब्द है इसका अर्थ होता है हिंदवी, जो कि है हिंदी होता है, जो कि हिंदी भाषा का है। और हिंदुस्तानी जो है, हिंदुस्तानी का जो अर्थ होता है वो होता है हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी के लिए क्या, और ये एक उर्दू शब्द है, यही इसमें कहा जा रहा है। एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा, जैसे इनका जो तासी का ग्रंथ है इसका जो हिंदी में अनुवाद किया था वो लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किया था। जब इन्होंने अनुवाद किया तो इन्होंने उस पुस्तक का नाम रखा हिंदुई साहित्य का इतिहास। कभी नाम भूलेगा तो एक चीज आप पकड़िएगा, यहाँ पे लिखा है एंदुई, बड़ी ई है, यहाँ पे लिखा है हिंदुई, ठीक है, बड़ी ई है। तो हिंदुई यानी कि एंदुई वाले का अनुवाद इन्होंने किया था, हिंदुई आया। इसी से आप इनको पकड़ लेंगे तो आसानी से आप जो है आप इसका आंसर टिक कर सकते हैं। नहीं तो बार बार जब पढ़ते रहिए तो चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। बस कुछ शब्दों को पकड़िएगा ताकि आसानी से आप क्वेश्चन को टिक कर सकें। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट है, ये तो हो गई तासी के बारे में सारी महत्वपूर्ण बातें। नेक्स्ट पॉइंट है, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में हिंदी भाषा में लिखा प्रथम ग्रंथ श्री महेश दत्त शुक्ल द्वारा रचित भाषा काव्य संग्रह है। कहते हैं कि हिंदी साहित्य इतिहास में लिखा गया जो हिंदी भाषा में पहला ग्रंथ था। अभी जो पहला प्रयास किया गया था वो तो फ्रेंच भाषा के एक वैज्ञानिक थे ना, उन्होंने किया। अब हिंदी भाषा में सबसे पहले प्रयास किसने किया था, तो कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने में हिंदी भाषा में जो पहली बार ग्रंथ लिखा गया था वो महेश दत्त शुक्ल के द्वारा लिखा गया था, और उस ग्रंथ का नाम क्या था, भाषा काव्य संग्रह। आगे देखिएगा, भाषा काव्य संग्रह में का प्रकाशन 1873 ईस्वी में नवल किशोर प्रेस लखनऊ से हुआ था। कहाँ से हुआ था, नवल किशोर प्रेस लखनऊ से हुआ था 1873 ईस्वी में। महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये भी प्रश्न कई बार बनता है। नेक्स्ट पॉइंट है, शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज नाम से हिंदी भाषा में दूसरा महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ रचा। पहला हिंदी भाषा में लिखा गया जो ग्रंथ था वो था महेश दत्त शुक्ल द्वारा रचित भाषा काव्य संग्रह। उसके बाद जो दूसरा हिंदी भाषा में लिखा गया ग्रंथ था वो है शिव सिंह सेंगर द्वारा शिव सिंह सरोज। ये भी बहुत बार पूछा गया है, इम्पोर्टेंट है। आगे देखिएगा, शिव सिंह सरोज का प्रकाशन 1883 ईस्वी में हुआ। इसका प्रकाशन कब हुआ, 1883 में। और जो पहला वाला लिखा गया था वो 1873 में हुआ। और जो सबसे पहला प्रयास किया गया था फ्रेंच भाषा में, उसका प्रकाशन क्या था, किस वर्ष लिखा गया था वो ग्रंथ, तो उसका जो प्रकाशन था वो 1839 ईस्वी में लिखा गया था। कब लिखा गया था, 1839 ईस्वी में। आगे देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट है, शिव सिंह सरोज में एक सहस्त्र यानी कि 838 कवि, लगभग 1000 लिखा गया, लेकिन एग्जैक्ट अगर देखा जाए तो 838 कवि
भाषा कवियों का जीवन चरित्र तथा उनकी कविताओं के उदाहरण दिए गए हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो शिव सिंह सरोज ग्रंथ है इसमें 838 कवियों के जीवन चरित्र तथा उनकी कविताओं के उदाहरण प्रस्तुत हैं। ये हिंदी भाषा में लिखा गया दूसरा सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है और पहला जो है वो महेश दत्त शुक्ल द्वारा भाषा काव्य संग्रह है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट है, सन 1888 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नेक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन हुआ। किसके द्वारा किया गया? ग्रियर्सन के द्वारा। ग्रंथ क्या था? द मॉडर्न वर्नेक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। कब हुआ? 1888 ईस्वी में। और ये कहाँ से हुआ? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में किया गया। कैसे याद रखेंगे? कह सकते हैं जब लोग जो बहुत मॉडर्न बनते हैं, जो लोग बहुत मॉडर्न बनते हैं वो गिर जाते हैं। कहते हैं भैया ज़्यादा मॉडर्न मत बनिए, नहीं तो आगे जो है जाके आप गिरेंगे ही। ठीक है, तो ज़्यादा मॉडर्न ना बनो, मॉडर्न बनोगे तो गिरोगे। ठीक है, द मॉडर्न यानी कि उसी से आप कनेक्ट करना, गिरना से ग्रियर्सन और मॉडर्न से ये इनका ग्रंथ हो गया। तो कनेक्ट कर सकते हैं ना, मॉडर्न बनोगे तो गिरोगे, ज़्यादा मॉडर्न मत बनिए। इस तरीके से आप इनको याद भी रख सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है, जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नेक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। ये ध्यान रखिएगा, अगर प्रश्न आए सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ, तब आप बताएंगे ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है। और अगर प्रश्न आए कि सबसे पहला इतिहास ग्रंथ लिखने का प्रयास किसने किया, तो गारसादत्त तासी ने किया था। हिंदी भाषा में सबसे पहला प्रयास किसके द्वारा किया गया, तो महेश दत्त शुक्ल के द्वारा। और हिंदी भाषा में जो दूसरा ग्रंथ लिखा गया था सबसे महत्वपूर्ण, वो है शिव सिंह सेंगर के द्वारा लिखा गया शिव सिंह सरोज। ये चारों में अंतर है। क्वेश्चन को आराम से पढ़िएगा, उसमें पूछ क्या रहा है उसके अकॉर्डिंग ही आप जवाब दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ में 952 कवियों को शामिल किया था। तो ग्रियर्सन ने कितना किया था? 952 कवियों को स्थान दिया है उनका जो ग्रंथ है द मॉडर्न वाले में, याद रखिएगा। आगे कहते हैं, डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने द मॉडर्न वर्नेक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से हिंदी अनुवाद किया, जिसका प्रकाशन सन 1957 ईस्वी में हुआ। देखिएगा, जो जॉर्ज ग्रियर्सन थे, इन्होंने जो अपना ग्रंथ लिखा था, जो कि सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है, तो ये लिखा गया था अंग्रेजी भाषा में। ठीक है, और जो तासी ने लिखा था वो फ्रेंच भाषा में था। समझिएगा, ग्रियर्सन का था, इन्होंने जो पहला इतिहास ग्रंथ लिखा सच्चे अर्थों में यही माना जाता है, लेकिन ये भी अंग्रेजी भाषा में था। अब जब अंग्रेजी में था तो इसका भी तो अनुवाद किया गया हिंदी में, तभी तो समझ में आया। तो हिंदी में किसने अनुवाद किया? ये किया डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने। और जब इन्होंने हिंदी में अनुवाद किया तो इस ग्रंथ का नाम क्या इन्होंने रखा? जब इन्होंने हिंदी में अनुवाद किया, इन्होंने रख दिया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा है, जो गारसादत्त तासी ने लिखा था वो फ्रेंच भाषा में लिखा था, तो उसका अनुवाद किसने किया? लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने। हमने कैसे बताया था कि आप कैसे कनेक्ट करेंगे? उन्होंने जब इतिहास ग्रंथ का जो नाम दिया है तो उसमें सबसे पहले हिंदुई किया है। और आप जानते हैं तासी के ग्रंथ में आपको बीच में एंदुई देखने को मिलता है, तो हिंदुई एंदुई से कनेक्ट कर लीजिएगा, वो क्लियर हो जाएगा। वो लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने लिखा है। बात करेंगे ग्रियर्सन की, तो ग्रियर्सन का जो ग्रंथ है उसका जो हिंदी में अनुवाद किया किशोरीलाल गुप्त ने किया। कैसे इनको हम कनेक्ट करेंगे, सुनिएगा। कहते हैं, देखिए, जो किशोरी लोग होते हैं, जो किशोरावस्था के लोग होते हैं, जो हमारे लाल लोग होते हैं, हाँ, जैसे होता नहीं घर में भैया जो बच्चे होते हैं उनको लाल कहा जाता है, प्यार से दुलार से, या इकलौता बच्चा हो तो लोग ज़्यादा बुलाते हैं। तो आप कनेक्ट कर सकते हैं किशोरी व लाल, ये
हमेशा जो है प्रथम आने का प्रयास करते हैं। हमेशा किशोर लोगों की आदत होती है, वो किसी भी क्षेत्र में अगर रहते हैं, जैसे घर में शादी ब्याह में कोई फंक्शन रहता है, तो उतना जो है बड़े लोग एक्टिव नहीं होते जितना किशोरावस्था के लोग एक्टिव होते हैं। अगर 15 से 20 साल की एज के बच्चे हैं, आप उनको कोई भी काम दे दीजिए, वो सोचेंगे मैं ही करूँ ये काम। मुझसे लोग कहें मार्केट जाना हो या कहीं भी जाना हो, कोई भी काम करना हो, तो वो सब में आगे रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको अच्छा लगता है, प्रथम एक जोश होता है उनके अंदर हमेशा कि हमारा नाम लिया जाए, हर चीज में हम प्रथम रहें। तो ये जोश किसके अंदर रहता है? किशोर लोगों के अंतर्गत, ठीक है, किशोर लोगों के अंदर रहता है, या फिर जो उनके लाल रहते हैं उनके अंदर। कैसे इन्हें पूरा हम कनेक्ट करेंगे? तो आप जानते हैं, मैंने अभी बताया है, ग्रियर्सन का ग्रंथ था द मॉडर्न। तो कहते जो मॉडर्न बनने के लिए कौन तैयार रहता है हमेशा? जो ये किशोरावस्था के लोग ज़्यादा मॉडर्न बनना चाहते हैं। अब जैसे जो ज़्यादा एज के हो गए वो तो मॉडर्न वगैरह बने, वो तो मॉडर्न दिखाएंगे नहीं, खुद को जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, कहेंगे सादा जीवन उच्च विचार, ठीक है। और जो छोटे बच्चे हैं वो तो मम्मी पापा के कंट्रोल में रहते हैं। अब यही किशोरावस्था के जो लोग होते हैं यही खुद को दिखाते हैं, थोड़ा मॉडर्न बनने की कोशिश करते हैं। जब मॉडर्न बनने के लिए जब कोशिश करते हैं तो भाई गिर जाते हैं। आप इससे याद किए हैं। तो कह सकते हैं कि मॉडर्न बनने के लिए किशोरी व लाल जो होते हैं वो हमेशा प्रथम रहते हैं, प्रथम आना चाहते हैं। इस तरीके से आप याद करिएगा, और प्रथम से याद हो जाएगा हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास, ये नाम दिया गया था इस पुस्तक को। जितनी भी बातें कही गई बस इसको याद कराने के संदर्भ में मैंने सारी बातें कही हैं। और मेरा प्रयास यही है कि आज ये क्लास देखने के बाद दोबारा से जो है इस टॉपिक को पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, आपको सारे टॉपिक यहीं से अच्छे से याद हो जाएं। बस यही उद्देश्य है मेरा, इसलिए मैं इस चीज़ को बार बार बता रही हूँ ताकि आपको हर एक लाइन अच्छे से रट जाए और आप चीज़ों को समझ सकें। नेक्स्ट पॉइंट है, देखिएगा आगे कहते हैं कि इन्होंने हिंदी में अनुवाद किया जिसका प्रकाशन वर्ष 1957 था, ठीक है। आगे है, ग्रियर्सन ने कवियों और लेखकों का काल क्रमानुसार वर्गीकरण तथा उनकी प्रवृत्तियों को स्पष्ट किया। यह भी प्रश्न बनता है कि काल क्रमानुसार वर्गीकरण किसने किया था? तो ये किया था ग्रियर्सन ने, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, विभिन्न युगों की काव्य प्रवृत्तियों की व्याख्या करते हुए उनसे संबंधित सांस्कृतिक परिस्थितियों व प्रेरणा स्रोतों का उद्घाटन किया। अगला पॉइंट है, प्रस्तुत ग्रंथ को विभिन्न कालखंडों में विभक्त किया गया तथा प्रत्येक अध्याय काल विशेष का सूचक है। किसकी बात हो रही है? ग्रियर्सन के ग्रंथों की बात हो रही है कि इन्होंने जो ग्रंथ लिखा था वो विभिन्न काल खंडों में विभक्त किया गया। जैसा हमने पढ़ा है कि काल क्रमानुसार वर्गीकरण किया गया, उसी से हम पता लगा सकते हैं कि इन्होंने जो अपने ग्रंथों का विभाजन किया था वो काल खंडों में किया था। आगे देखिएगा, जॉर्ज ग्रियर्सन ने प्रथम बार हिंदी साहित्य का भाषा की दृष्टि से क्षेत्र निर्धारण करते हुए संस्कृत प्राकृत एवं अरबी फारसी मिश्रित उर्दू को उससे पृथक किया। किसने? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। ध्यान रखिएगा, पहली बार हिंदी साहित्य का भाषा की दृष्टि से क्षेत्र निर्धारण करते हुए संस्कृत प्राकृत एवं अरबी फारसी मिश्रित उर्दू को उनसे पृथक किया था ग्रियर्सन ने। यह भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। आगे कहते हैं, हिंदी साहित्य के विकास क्रम का निर्धारण चारण काल, धार्मिक काव्य, प्रेम काव्य, दरबारी काव्य के रूप में किया गया। अगला है, 16वीं 17वीं शताब्दी के युग, जिसे हम भक्ति काल का युग कहते हैं, को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग मानना ग्रियर्सन की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। तो प्रश्न बनता है, भक्ति काल को स्वर्ण युग किसने कहा? तो ये ग्रियर्सन ने कहा। एक पॉइंट और है, इन्होंने स्वर्ण युग के साथ साथ स्वर्ण काल भी कहा है। ध्यान रखिएगा, स्वर्ण युग और स्वर्ण काल दोनों बात जो है ये ग्रियर्सन ने कही है। लेकिन अगर प्रश्न आ जाए स्वर्ण युग, केवल स्वर्ण युग की बात करेंगे तो बताइएगा श्याम सुंदर दास। लेकिन अगर स्वर्ण युग और स्वर्ण काल दोनों पूछा जाए तब आप बताएंगे जॉर्ज ग्रियर्सन। ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है, मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद नामक इतिहास ग्रंथ की रचना की। मिश्र बंधुओं ने जो ग्रंथ लिखा था उसका नाम है मिश्र बंधु विनोद। आगे कहते हैं, मिश्र बंधुओं में गणेश बिहारी, श्याम बिहारी,
तथा सुखदेव बिहारी मिश्र हैं। कभी कभी ये भी प्रश्न बनता है कि मिश्र बंधुओं में कौन कौन शामिल होते हैं। तो मिश्र बंधुओं में आपके आते हैं गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी मिश्र। नेक्स्ट पॉइंट है मिश्र बंधु विनोद 4 भागों में विभक्त है। जो मिश्र बंधु विनोद लिखा गया ग्रंथ है ये 4 भागों में विभक्त है, जिसके प्रथम 3 भाग का प्रकाशन सन 1913 ईस्वी में तथा चतुर्थ भाग का प्रकाशन 1934 ईस्वी में प्रकाशन हुआ। कहते हैं कि जो मिश्र बंधु विनोद है वो 4 भागों में विभक्त है, जिसमें अगर बात की जाए तो पहला भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग यानी कि 3 भाग जो है उनका प्रकाशन 1913 ईस्वी में किया गया। अब जो चौथा भाग है उसका प्रकाशन 1934 में हुआ था, यानी कि 3 का प्रकाशन तो 1913 में हो गया था, लेकिन चौथा वाला जो था वो 1934 में हुआ। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है मिश्र बंधु विनोद में 4591 कवियों का जीवन वृत्त वर्णित है। अगर एग्जैक्ट पूछेगा तो 4591 बताइएगा, नहीं तो लगभग में 5000 कवि पूछे जाते हैं। यहाँ प्रश्न बनता है कि लगभग 5000 कवियों का जीवन वृत्त किसके ग्रंथों में मिलता है, तो वो है मिश्र बंधु विनोद में। या फिर मिश्र बंधु विनोद में लगभग कितने कवियों का जीवन वृत्त वर्णित है, तो लगभग में 5000 और एग्जैक्ट में 4591। दोनों बात ध्यान रखिएगा क्योंकि दोनों तरीके से प्रश्न पूछे गए हैं। अगला पॉइंट है इसमें अनेक अज्ञात कवियों को प्रकाश में लाने के साथ ही उनके साहित्यिक महत्व को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है मिश्र बंधु विनोद में कवियों का सापेक्षिक महत्व निर्धारित करने के लिए उनकी 4 श्रेणियां बनाई गई। याद रखिएगा, कहते हैं कि मिश्र बंधुओं विनोद में कवियों को सापेक्षिक महत्व निर्धारित करने के लिए उनकी 4 श्रेणियां बनाई गई। आगे कहते हैं हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का स्थान सर्वोच्च है। क्या कह रहे हैं? हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का सर्वोच्च स्थान है। ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं आचार्य शुक्ल का इतिहास मूलतः नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास के नाम से 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर प्रश्न बनेगा सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य इतिहास का ग्रंथ जो है, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ कौन सा माना जाता है, तब आप बताइएगा जॉर्ज ग्रियर्सन का जो ग्रंथ है द मॉडर्न वाला। और अगर प्रश्न आए कि जो है हिंदी साहित्य इतिहास का जो सर्वोच्च स्थान है वो किसके ग्रंथ को माना जाता है, तो वो है रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास। इसका स्थान सर्वोच्च है। लेकिन सच्चे अर्थों में बात करेगा पहले इतिहास ग्रंथ की, तब आप बताइएगा जॉर्ज ग्रियर्सन के ग्रंथ को। ये दोनों क्वेश्चन 2 तरीके से पूछे जाते हैं और हम अक्सर कंफ्यूज होकर गलत लगा देते हैं, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हिंदी साहित्य का इतिहास में 1000 कवियों और लेखकों को शामिल किया गया है। इसको एक बार अच्छे से समझिएगा। देखिए, जब रामचंद्र शुक्ल जी ने अपना ग्रंथ लिखा था तो इनका जो ग्रंथ है ये नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हुआ था। सबसे पहले तो ये ध्यान रखिएगा, जो रामचंद्र शुक्ल जी का ग्रंथ है यही सबसे जो है सर्वोच्च स्थान इसी ग्रंथ को दिया गया। तो इस ग्रंथ का जो प्रकाशन हुआ था वो नागरी प्रचारणी सभा द्वारा किया गया। एक तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। दूसरा ये कि हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास के नाम से इसका प्रकाशन हुआ था। ये भी प्रश्न बनता है कि इनका जब प्रकाशन हुआ था तो हिंदी साहित्य के विकास के नाम से हुआ था और 1929 ईस्वी में हुआ था। अब प्रश्न ये उठता है कि हिंदी साहित्य का इतिहास नाम कब आया, तो याद रखिएगा हिंदी साहित्य का इतिहास नाम जो है ये
1940 ईस्वी में आया था। ठीक है, 1940 ईस्वी में इसको संशोधित करके इसका नाम हिंदी साहित्य का इतिहास दे दिया गया। तो दोनों पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। हिंदी साहित्य के विकास के नाम से ये पहले प्रकाशित हुआ था 1929 में, बाद में उसको संशोधित करके हिंदी साहित्य के इतिहास के नाम से 1940 में प्रकाशित कराया गया। ये दोनों प्रश्न दो तरीके से पूछे जाएंगे, इसमें दिया नहीं है तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। आगे देखिएगा, और फिर आगे कहते हैं कि जो हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ इन्होंने लिखा था रामचंद्र शुक्ल ने, इसमें इन्होंने 1000 कवियों और लेखकों को शामिल किया। कितने कवियों, कितने लेखकों को? तो 1000 कवियों और लेखकों को इन्होंने स्थान दिया था शुक्ल जी ने। आगे देखिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज ग्रियर्सन तथा मिश्र बंधुओं के इतिहास को कवि वृत्त संग्रह संज्ञा से अभिहित किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। देखिए इसमें मैंने लिखा भी है ताकि आप लोग इसको नोट भी कर लीजिएगा। रामचंद्र शुक्ल ने शिव सिंह सेंगर को वृत्त संग्रह कहा है, जॉर्ज ग्रियर्सन को बड़ा कवि वृत्त संग्रह कहा है, और जो मिश्र बंधु हैं, मिश्र बंधुओं को बड़ा भारी कवि वृत्त संग्रह की संज्ञा दी है। तो ये प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है, और ये प्रश्न इसका जवाब आपको जब आप रामचंद्र शुक्ल की जो पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास, उसकी जब भूमिका आप पढ़ेंगे तो पहले ही पेज पे इनके बारे में बताया गया है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। और यहाँ पे बस नाम दिया गया था, इसीलिए मैंने इनको लिख लिया। और यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि किसको क्या कहा है। तो देखिएगा, शिव सिंह सेंगर को वृत्त संग्रह, जॉर्ज ग्रियर्सन को बड़ा कवि वृत्त संग्रह, और जो बड़ा भारी कहा है वो मिश्र बंधुओं को कहा है। ठीक है, आगे देखिएगा, आचार्य शुक्ल ने लिखा है, एक कथन है, बहुत पूछा भी जाता है। क्या है वो कथन? जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्त वृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता के चित्त वृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उसका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। जनता की चित्तवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक तथा धार्मिक परिस्थिति के अनुसार होती है। ये परिभाषा रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा कही गई है, दी गई है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। कई बार यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, सर्वप्रथम आचार्य शुक्ल ने साहित्य इतिहास को आलोचना से पृथक किया। ये प्रश्न, इसको अंडरलाइन कीजिएगा, प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि वो कौन से लेखक थे जिन्होंने साहित्य इतिहास को आलोचना से पृथक किया। तो वो थे रामचंद्र शुक्ल जी, तथा अपने विकासवादी एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का परिचय भी दिया। आगे कहते हैं, आचार्य शुक्ल ने साहित्य इतिहास के प्रति एक निश्चित व सुस्पष्ट दृष्टिकोण का परिचय देते हुए युगीन परिस्थितियों के संदर्भ में विकास क्रम की व्याख्या करने का प्रयास किया। ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, आचार्य शुक्ल ने काल विभाजन के अंतर्गत हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को 4 सुस्पष्ट कालखंडों में विभक्त किया। ये भी प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि जो शुक्ल जी ने काल विभाजन किया था उसमें कितने वर्षों के काल विभाजन को कितने खंडों में विभक्त किया। तो 900 वर्षों के काल विभाजन को इन्होंने 4 कालों में विभक्त किया है, ध्यान रखिएगा। आगे कहते हैं, शुक्ल जी ने भक्ति काल को 4 भागों या शाखाओं में बांटकर उसे सर्वप्रथम शुद्ध दार्शनिक एवं धार्मिक आधार पर प्रतिष्ठित किया। किसको? भक्ति काल को। जो शुक्ल जी हैं यानी कि रामचंद्र शुक्ल जी, इन्होंने भक्ति काल को 4 भागों या फिर कह सकते हैं शाखाओं में बांटा और उसे सर्वप्रथम शुद्ध दार्शनिक एवं धार्मिक आधार पर प्रतिष्ठित भी किया। अब देखते हैं, जो भक्ति काल है इसको पहले इन्होंने 2 धारा में बांटा, निर्गुण धारा और सगुण धारा।
निर्गुण धारा की बात करें तो निर्गुण धारा में इनके आ जाएंगे ज्ञानाश्रयी शाखा और दूसरी आ जाएगी प्रेमाश्रयी शाखा। याद रखिएगा, ये सभी प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। निर्गुण में ज्ञानाश्रयी शाखा, प्रेमाश्रयी शाखा, सगुण में आपके आ जाएंगे राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। यही 4 शाखाओं में जो है रामचंद्र शुक्ल ने इनको बांटा है। आगे देखते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में पहली बार कवियों और साहित्यकारों के जीवन चरित्र संबंधी इतिवृत्ति के स्थान पर उनकी रचनाओं के साहित्यिक मूल्यांकन को प्रमुखता दी। कहते हैं कि जो रामचंद्र शुक्ल जी थे, इन्होंने अपने इतिहास में पहली बार कवियों और साहित्यकारों के जीवन चरित्र संबंधी इतिवृत्ति के स्थान पर उनकी रचनाओं के साहित्यिक मूल्यांकन को प्रमुखता दी है। अगला पॉइंट है, एडविन ग्रीव्स महोदय ने सन 1917 ईस्वी में अंग्रेजी भाषा में एक स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर नाम से हिंदी साहित्य का एक संक्षिप्त इतिहास ग्रंथ लिखा। याद रखिएगा, एक लेखक थे एडविन ग्रीव्स। इन्होंने 1917 ईस्वी में अंग्रेजी भाषा में एक ग्रंथ लिखा था, ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। और आगे कहते हैं कि इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास के 5 विभाग किए थे। किसने? ग्रीव्स महोदय ने हिंदी साहित्य का जो इतिहास इन्होंने लिखा था, इसके इन्होंने कितने विभाग किए थे? तो 5 विभाग किए थे। अगला पॉइंट है, सन 1920 ईस्वी में FEK ने अंग्रेजी भाषा में ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर नाम से एक इतिहास ग्रंथ लिखा। कंफ्यूज मत होइएगा, एडविन ग्रीव्स ने 1917 में ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर लिखा और FEK ने 1920 ईस्वी में अंग्रेजी भाषा में ही ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर लिखा है। ठीक है, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? FEK। जब हिस्ट्री हम पढ़ते हैं उसमें ऐसे विद्वानों के नाम आते हैं, EFK, AFK, ICT, इस टाइप से नाम मिलते हैं ना, तो ऐसे ही थोड़ा सा ध्यान रखिएगा तो आपको दोनों में कंफ्यूजन नहीं होगा। आगे देखिएगा, अगला पॉइंट है, तज़किरा-ई-शुअराई हिंदी 1848 ईस्वी नामक इतिहास ग्रंथ मौलवी करीमुद्दीन द्वारा लिखा गया है। एक इतिहास ग्रंथ और लिखा गया जिसका नाम है तज़किरा-ई-शुअराई हिंदी, जो कि 1848 ईस्वी में लिखा गया और इसके जो लेखक हैं वो हैं मौलवी करीमुद्दीन जी। आगे कहते हैं कि इसमें कुल कवियों की संख्या 1004 है। अच्छा, 1000 अभी हमने पढ़ा, 1000 तो रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने ग्रंथ में रखा था। 1004 किसने रखा? तो ये रखा है करीमुद्दीन जी ने। फिर आगे कहते हैं जिसमें हिंदी के 62 कवि, हिंदी के कितने कवि रखे? हिंदी के 62 कवि हैं। इस ग्रंथ में प्रथम बार काल क्रम का ध्यान रखा गया। ये इम्पॉर्टेंट है। ये ग्रंथ क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें जो है पहली बार काल क्रम को ध्यान में रखा गया था। किसमें? मौलवी करीमुद्दीन जी के द्वारा जो लिखा गया ग्रंथ था, इसीलिए ये यहाँ पे इसकी बात की जा रही है। और इसमें कुल कवियों की संख्या 1004 बताई गई और हिंदी के केवल 62 कवि थे। और जो तासी ने ग्रंथ लिखा था, जो सबसे पहला ग्रंथ लिखा गया था, उसमें हिंदी के कितने कवि रखे गए थे? केवल 72 कवि। और ये मौलाना जो मौलवी करीमुद्दीन थे, इन्होंने तो बस 62 कवियों को ही स्थान दिया था। तो दोनों पॉइंट को ध्यान रखिएगा। आगे कहते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 3 इतिहास ग्रंथों की रचना क्रमशः हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952 और हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 नाम से की। तो ये जो पुस्तक है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखी गई है। पहला है इनका जो ग्रंथ है वो है हिंदी साहित्य की भूमिका, जो कि 1940 में है। दूसरा है हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952 में।
तीसरा है हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये भी 1952 में। हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि पहले 52 में कौन सा, 40 में कौन सा था। तो एक याद कर लीजिए, देखिए जब भी कोई ग्रंथ लिखा जाता है तो सबसे पहले उसकी भूमिका लिखी जाती है, ठीक है। पहले भूमिका लिखी जाती है, फिर उसका उद्भव और विकास होता है। पहले हम भूमिका बनाते हैं, इस तरीके से करिएगा। पहले हम भूमिका बनाते हैं, फिर उसका उद्भव और विकास करते हैं, फिर उसके बाद हम उसके नामकरण करते हैं, यानी कि आदिकाल के रूप में हम उसको लिखते हैं। पहला काल कौन सा आया, फिर कौन सा आया, फिर कौन सा। तो इससे आप याद रखिएगा, भूमिका सबसे पहले बनाते हैं, फिर उद्भव और विकास होता है, उसके बाद आदिकाल आता है। तो भूमिका पहले बनाते हैं, यानी कि पहले 40 वाला आएगा, भूमिका 40 की है, उसके बाद 52 में तो दोनों ग्रंथ हैं, तो इसको आप याद ही रख सकते हैं। आगे देखिएगा, आचार्य द्विवेदी ने अपने इतिहास में परंपरा की निरंतरता का अनुशीलन करते हुए एक व्यापक इतिहास दर्शन की भूमिका तैयार की। देखिए, अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा है और अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है, सच में दिल से बताइएगा, तो प्लीज़ आप वीडियो को एक लाइक कीजिएगा। आप लोग भूल जाते हैं वीडियो को लाइक करना, और अपने दोस्तों में भी ये वीडियो फटाफट शेयर कर दीजिए। और अगर अभी तक किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाते जाते चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाइएगा। आगे देखिएगा, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नामक पुस्तक लिखी थी। रामकुमार वर्मा ने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, ठीक है। आगे कहते हैं, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास का प्रकाशन सन 1938 ईस्वी में हुआ था। तो आलोचनात्मक इतिहास का जो प्रकाशन हुआ था वो कब हुआ था, 1938 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट है, डॉक्टर वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ में 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक की कालावधि अर्थात संधि काल से लेकर भक्ति काल तक की अवधि को ही लिया है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि वो कौन से लेखक थे जिन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ में केवल संधि काल से लेकर भक्ति काल तक की अवधि को स्वीकार किया था। तो वो है डॉक्टर रामकुमार वर्मा, और समय क्या है, 693 से 1693। नेक्स्ट पॉइंट है, डॉक्टर वर्मा ने संपूर्ण ग्रंथ को 7 प्रकरण में विभक्त किया। ये भी प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि जो रामकुमार वर्मा हैं, इन्होंने अपने ग्रंथ को कितने प्रकरणों में विभक्त किया था। तो इन्होंने 7 प्रकरण में अपने ग्रंथ को विभक्त किया है। आगे कहते हैं, डॉक्टर वर्मा ने स्वयंभू को, जो कि अपभ्रंश के पहले कवि हैं, हिंदी का पहला कवि मानते हुए हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से स्वीकार किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, क्या कह रहे हैं कि जो रामकुमार वर्मा हैं, ये स्वयंभू को, जो कि स्वयंभू की बात की जाए तो ये अपभ्रंश के सबसे पहले कवि माने जाते हैं, लेकिन हिंदी का पहला कवि इनको किसने माना, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने माना। और इसी से जो है इन्होंने हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से स्वीकार किया। और कब तक माना, 1693 ईस्वी तक, ठीक है। 693 से 1693 तक। और समय क्या, अवधि जो है वो केवल भक्ति काल तक ली। इन्होंने रीतिकाल, आधुनिक काल नहीं बताया, इन्होंने संधि काल से लेकर भक्ति काल तक की अवधि को केवल स्वीकार किया है। तो ये था रामकुमार वर्मा के विषय में थोड़ी जानकारी। और इसके बाद आगे की क्लास जो है, नागरी प्रचारी सभा के द्वारा जो हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास लिखा गया है, उसके बारे में कल हम अध्ययन करेंगे। तो अगर आपको आज की ये क्लास पसंद आई है और ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे मेरी गुजारिश है कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब आपको हर रोज़ इससे रिलेटेड सारी वीडियोस मिलेंगी और आपकी तैयारी मैं कोशिश करूँगी और भी अच्छी करा पाऊँ। तो बने रहिएगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा है तो बने रहिएगा मेरे साथ प्रतिष्ठा हिंदी ज्ञानधारा चैनल पर। तो मिलते हैं कल ठीक शाम 6 बजे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।